तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। वेलकम टू लर्न आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अभी लक्ष्मीकांत। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिविल सर्विस के लिए हो या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लक्ष्मीकांत या फिर पॉलिटी। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कोट है, रॉन्ग थिंकिंग इज द ओनली प्रॉब्लम इन लाइफ। ठीक है, गलत सोचना यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर हम कहें, लोग बच्चे सोचते हैं कि इतना प्रिपेयर किया, इतना पढ़ा, इतना कुछ किया, हो नहीं रहा है, ये वो, ये गलत थिंकिंग है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्यों नहीं होगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा पिछली बार जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा संविधान अब बन गया है। ठीक है, हमने उसको एडॉप्ट कर लिया कब? 1949 26 नवंबर में। अप्लाई कर दिया कब? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है दोस्तों, एडॉप्ट हमारा हो गया, एनफोर्स हो गया, लागू हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसके कुछ हम फीचर्स देखेंगे। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट, दो borrowed from almost every constitution of the world. The Constitution of India has several silent features distinguish it from the Constitution of other countries. दूसरे देशों से देखिए, हमारे देश का जो है करीब करीब 64 ना, 60-70 देशों से पढ़ के मिला के हमारा बना, अलग अलग जगहों से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमने सबसे बोरो की। ठीक है, इसके बावजूद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है। ठीक है, बहुत यूनिक है। कैसे है वो हम लोग आगे देखेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट आउटसेट दैट द नंबर ऑफ द ओरिजिनल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड इन 1949 हैव अंडरगॉन द सब्सटेंशियल चेंज ऑन द अकाउंट सेवरल अमेंडमेंट्स पर्टिकुलर 742। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे अमेंड होकर उसको बदला गया। ठीक है, जरूरत के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से, इसलिए तो उसको लिविंग कहा जाता है कि नहीं दोस्तों? इनफैक्ट तो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976-75 में इमरजेंसी के बाद, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू द इंपॉर्टेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ द चेंजेस मेड बाय इट वेरियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे पार्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हाउएवर इन द केशवानंद भारती केस, जब केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो थे ना उसको अमेंड करने का जो आर्टिकल नंबर 368 के तहत डज नॉट एबल टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कितना भी अमेंडमेंट कर लीजिए, बदल लीजिए, बट बेसिक स्ट्रक्चर इसका नहीं बदलेगा। ठीक है, अब साइलेंट फीचर है क्या? सबसे पहली बात तो यही है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, लिखा हुआ, हर चीज लिखा हुआ है। ऐसे बहुत देशों में नहीं होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटन लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन लाइक ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है, अमेरिका में रिटन है। ठीक है, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट ऑफ द ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं उसमें इंडिया का जो है सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। इट इज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव, इलैबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, हर चीज में, आप रास्ते में जा रहे हो ना, किस साइड में चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ठीक है, वो भी लिखा हुआ है। अगर रास्ते में आके कोई बैम्बू लेके जा रहे हैं, उसको कैसे लेके जाओगे, सीधा लेके जाओगे, आड़ा लेके जाओगे, वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ओरिजिनली इन 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ए प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था? सबसे पहले प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स थे। प्रेजेंटली 2016 में, अभी देखिए चल रहा है, 2016 तक क्या था? इट कंसिस्ट ऑफ द प्रीएम्बल था, 465 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट में डिवाइड हो गए, 12 शेड्यूल्स हैं, है कि नहीं? वेरियस अमेंडमेंट कैरिड आउट इन द 1951 have deleted from the 20 articles and the part 7 added the 90 articles, 4 आर्टिकल, इस तरह से कई सारे आर्टिकल मिलके अभी बहुत ज्यादा और भी मोटा हो रहा है। ठीक है, 4 फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंटाइन साइज ऑफ आवर कंट्री। 4 फैक्टर हैं जिसके लिए इसको एलिफेंट बुक भी कहा जाता है कई बार। जियोग्राफिकल फैक्टर है हमारा, इट इज द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी, इसीलिए बहुत सारे रूल्स बनाना पड़ते हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर की वजह से भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको इतना बड़ा बुक है।
हिस्टोरिकल फैक्टर भी है, इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ द 1935 विच वाज बल्कि, ठीक है, हमारा कई बार तो देखा जाता है 1935 पूरा पूरा छाप दिया गया है, पर ऐसा कुछ है नहीं, सब में बदलाव हुआ है। तो 1935 जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो ही बहुत बड़ा था, ठीक है, वहां से ज्यादातर हमारा उठाया गया तो हमारा बड़ा है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बोथ सेंटर एंड स्टेट एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, अब तो ये भी नहीं रहा, अब तो ये भी रिजॉल्व हो गया, अभी जम्मू कश्मीर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा पूरे देश के लिए, स्टेट हो कुछ भी हो, ठीक है, यूटी हो कोई भी हो। डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, लीगल लुमिनरीज जो थे वो इस पर हावी थे, ठीक है, डोमिनेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन, ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात नहीं करता, ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करती है, किस तरह से, वो भी सुपरफिशियली नहीं, एकदम डीप एंड डिटेल में, ठीक है दोस्तों। तो दो ये सब चीज होगा तो बड़ा होगा, ठीक है, इसलिए ये लेंथीएस्ट बुक है। फिर एक बात आती है साइलेंट फीचर में, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स, सही बात है, बी आर अम्बेडकर जी सीधा सीधे कहे थे कि यस proudly acclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all known constitution of the world। वे कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, हमने दूसरों से लिया है, ठीक है, अच्छी चीजें तो लिया है, कौन सी बुरी चीज लिया है। ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ, सारी दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद उसका निचोड़ निकाल के भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, प्राउडली बोलते हैं। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लार्ज एक्सटेंट derived from the Government of India Act 1935। स्ट्रक्चरल फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना फंडामेंटल राइट एक्ट प्रिंसिपल, ये सब वाला जो डिराइव फ्रॉम द इंस्पिरेशन अमेरिकन एंड, जैसे ये फंडामेंटल राइट वाला है वो अमेरिका से आया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी ये आयरिश से आया है, ठीक है, आयरलैंड से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे पार्ट्स आए हैं हमारे। पॉलिटिकल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशनशिप, ये सब जो हैज बीन लार्जली ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम लोग ने ये लिया है, पार्लियामेंट सिस्टम वाला, ठीक है। अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द दूसरे जैसे कनाडा से लाए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, यूएसएसआर से, ठीक है, जो कि रसिया है, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से, जापान से और बहुत सारे दूसरे देशों से। मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ द मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ठीक है। तो फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल ड्रॉन फ्रॉम द दिस एक्ट, इसी से ही ये सब चीजें आया हुआ है, ठीक है। पूछा गया तो बताइएगा फेडरल स्कीम कहां से लाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जुडिशरी कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। मोर और लेस पूरा एकदम हमारा मैक्सिमम पार्ट जो है यही से लाया गया है। थर्ड चीज क्या है साइलेंट फीचर में, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी बात हमने की थी, ठीक है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। हमारा जो है ना, कोई भी जैसे आर्टिकल 330 से 368 हमारे पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो अमेंड कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। एक इजी बात सुनने को लगता है, बट जब इसमें स्पेशल मेजोरिटी की बात आती है और स्टेट की बात आती है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सबको कन्विंस करके कोई भी चीज चेंज करना, है कि नहीं। तो ये बहुत ज्यादा आसान भी है और रिजिड भी है कि नहीं। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट सिंथेसिस ऑफ द बोथ, ठीक है, उसी की बात करता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा फेडरल सिस्टम है, स्टेट अलग है और सेंटर अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है, सेंट्रल लिस्ट अलग है, पर एक सेंटर को स्ट्रांग बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, यूनिटी को मेंटेन करके रखता है। देखिए सब लोग अलग अलग हैं, हर स्टेट अपना है, हर स्टेट हर यूटी अपना अपना देख रहा है, सेंटर पूरा सब कुछ देख रहा है, बट पूरा देश तो एक ही है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी है, ठीक है, इसीलिए ये फेडरल सिस्टम को भी यूनिटी में रखता है, ठीक है। बट द टर्म फेडरेशन हैज नाउ वेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, which implies two things. One, Indian federation is not the result of the agreement by the states. Two, no state has the right to secede from the federation. Hence, the Indian constitution has been previously described as federal in form but unitary in spirit. Quasi-federal by Casey, where
ठीक है, वो कहते हैं कि ये क्वासी फेडरल है, पूरा फेडरल नहीं, ये झूठ मूठ के फेडरल की बात करते हैं, वो तो फेडरल है नहीं। बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाय मॉरिस जोन, इस कई लोगों ने कई सारे क्रिटिसाइजेस किए हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों लिया? देखिए, हम बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश इंडिया में रहे, तो हमें उनका सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। अभी दूसरे किसी का सिस्टम लेते हैं, उसको समझने में समय लगता। ऑलरेडी हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम के आदी हो चुके थे, हमें उस चीज की समझ थी, तो डायरेक्टली उसी को अप्लाई कर दिया गया। ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है, कैबिनेट गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें है क्या, द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया आर प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मेजोरिटी ऑफ द पार्टी रूल्स, को चुनेगा वही रूल करेगा, अकाउंटेबल रहेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। ठीक है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस लोकसभा और असेंबली। ठीक है। तो ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आगे चल के ये भी आएगा। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है लिंक, ये दिखाता है। The doctrine of sovereignty of parliament is associated with the British parliament. ठीक है। Doctrine of the sovereignty of parliament is associated with the British parliament, while the principle of judicial supremacy with that of the American Supreme Court. ठीक है। तो हमारा ये सिंथेसिस कैसा है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश से आया है, और ये जुडिशियरी सिस्टम जो है, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, ये अमेरिकन है। ठीक है। जस्ट द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम डिफर फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द इंडिया इज नैरोर देन दैट ऑफ द एग्जिस्ट इन द यूएस। ठीक है। यूएस में जितना है ना जुडिशरी को पावर, इंडिया में उससे थोड़ा कम है, थोड़ा सा नैरो है। दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन provides for due process of law against what the procedure established by law contained in the Indian Constitution Article 21. ठीक है। Therefore, the framer of the Indian Constitution have preferred a proper synthesis between the British principle of parliament sovereignty and the American principle of judiciary supremacy. Judicial supremacy. The Supreme Court, on the one hand, can declare parliamentary laws as unconstitutional through its power of judicial review. Judicial review कहाँ से आया है? अमेरिका से आया है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाने के लिए, किसी को छोटा बड़ा ना रखने के लिए, तो कुछ पावर इसको भी और कुछ पावर इसको भी। जैसे कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया किसी ने पार्लियामेंट में बाय यूजिंग इट्स पावर 368, तो इसको क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा। अगर ये सही लगा उनको, विदाउट एनी वायोलेटिंग द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इसको लागू करवाएगा, वरना इसको नलीफाई कर देगा। ठीक है। चलिए, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तो है ही अपने देश में। क्यों है? यूएस से ये लिया गया है जुडिशरी सुप्रीमेसी। ठीक है। अगर जजेस या फिर जो अपना है जुडिशरी अगर किसी के अंडर में रहेगा, तो कोई भी चीज़ सही से नहीं हो पाएगा। उसको इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, निष्पक्ष होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, दबाव में नहीं आना चाहिए। तो ये सब होने के लिए उसको इंडिपेंडेंट करा गया, ताकि उनको जो है वो डर ना रहे कि हमारी नौकरी चली जाए, किसी के दबाव में वो ना रहे। जजमेंट हो या फिर रिव्यूज हो, वो बिना झिझक के अच्छे से दे सके। अदरवाइज उनको अगर दबाव आ गया, फिर वो ढंग से जो है जस्टिस नहीं कर पाएंगे, काम सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये हो गया इंडिपेंडेंस, ये यूएस से लिया गया है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। गारंटी करता है 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो लोग यहां पर है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 आर्टिकल नंबर, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज
ठीक है, आर्टिकल 32, द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, ये इसके लिए बनाया गया था। दे ऑपरेट ए लिमिटेशन ऑन द टेरानी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्ररी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। दे आर जस्टिसेबल, सबसे पहले तो ये जस्टिसेबल है इन नेचर। जस्टिसेबल का मतलब क्या है, अगर आपके फंडामेंटल राइट कहीं भी हैम्पर होता है ना, आप इसको सीधा कोर्ट लेके जा सकते हैं कि भैया ये फंडामेंटल राइट था, इसको हैम्पर हो रहा है यहाँ पे, तो वो इसको सुनेंगे और इसके लिए वो जजमेंट देंगे, ठीक है, ये होता है जस्टिसेबल। दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, वही है जस्टिसेबल, वही मैंने बताया, आप लेके जा सकते हो कोर्ट में अगर ये हैम्पर होता है। द एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बात नहीं बनेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में आप कर सकते हो, फंडामेंटल राइट को सुनेंगे, बट अगर आपको लगता है कि नहीं भैया सीधा सुप्रीम कोर्ट चलो, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक है। तो इसके कुछ रेट्स होते हैं, कुछ मतलब फंडामेंटल राइट जब हनन होता है, कुछ स्पेशल कानून होते हैं, इसको रिट कहा जाता है। हैबेस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सरसरी एंड शुओ वारंटो, ठीक है, कुओ वारंटो भी बोला जाता है, शुओ वारंटो भी बोला जाता है, शुओ वारंटो, ठीक है, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट। इसको बाद में हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, इसका क्या है, बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी इज ए नोबल फीचर, मतलब एक नोबल है, एक अच्छा है, ठीक है, अच्छा फीचर है, ठीक है, हाई लेवल पे नोबल के अंदर नोबल कॉज, ठीक है, तो वैसे नोबल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जस्टिस ये क्या करता है, ये पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, इनके 3 ब्रॉड कैटेगरी में आप इसको बांट सकते हो, सोशियलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है, 3 कैटेगरी में इसको हम बांट सकते हैं, किसको, डीपीएसपी को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्या ठीक है, मतलब इसको आगे चल के हम जो डीपीएसपी पढ़ेंगे इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी इतना जान लीजिए साइलेंट फीचर में डीपीएसपी, जो कि हमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको लिया हुआ है, ठीक है। डीपीएसपी जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया हुआ है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है, ठीक है, ये दिस इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बट इट्स इक्वल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये करता है क्या है, एक ब्रॉडली बता देते हैं, ये करता है क्या है, mean promoting the ideal of the social and economic democracy. They seek to establish a welfare state in India. However, unlike fundamental rights and directive principles are non-justiciable, DPSP जो है non-justiciable है in the nature. देखिए ये होता क्या है, आपको एक चीज लगा कि ये स्टेट के लिए अच्छा है, स्टेट इससे अच्छा काम करेगा, उन्नति करेगा, आप ये इसको जो है ना स्टेट को बोल सकते हो कि देखिए सर ऐसा करिए, ये स्टेट के लिए अच्छा होगा, बट इसको स्टेट मानेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, दिस इज नॉट गारंटेड, ठीक है। स्टेट की अच्छाई के लिए आप इसको बता सकते हैं, बोल सकते हैं, बट इसको वो मानेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर वो नहीं मानता, आप इसको लेके कोर्ट नहीं जा सकते कि भैया ये मैंने प्रपोज किया था, इसने काम नहीं किया, तो मेरा प्रपोजल कैसे इसने ठुकराया, तो आप इस पे एक्शन लो, वो नहीं लेगा, बिकॉज इट्स नॉट जस्टिसेबल, इट्स नॉट एनफोर्सिएबल। बट यहीं पे अगर फंडामेंटल राइट होता, आप फंडामेंटल राइट कोई काम कर रहे हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं, वहां पे स्टेट ने इंटरफियर किया, आप इसको अगर लेके जाए सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा, क्यों सुनेगा भैया, ये एनफोर्सिएबल है और जस्टिसेबल है, आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस समझिए, ओके। मिनर्वा मिल केस एक आया था 1980 में, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से देखेंगे जब डीपीएसपी चैप्टर आएगा, ठीक है। अब फंडामेंटल जब देखिए हमारे फंडामेंटल राइट है, अधिकार तो है अपना, ठीक है, देश अपना है तो अधिकार अपना है, साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, कुछ हमारा कर्तव्य भी है देश के प्रति, ठीक है, ठीक है। तो पार्ट ये आता है, पार्ट 5A में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 51A में स्पेसिफाइज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, क्या क्या है, रेस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग,
national anthem to protect the sovereignty, unity and integrity of the country, to promote the spirit of common brotherhood among all the people, to preserve the rich heritage of our culture. तो ये सब चीज़ें हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, इसको करना ज़रूरी होता है, ठीक है। बट ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल। कोई अगर नहीं कर रहा है आप उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं जाना चाहिए, बट मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए। आप क्यों जाना चाहिए? आजकल तो ऐसा होता है कि तिरंगा झंडे पे कोई गाड़ी चला देता है, तो ड्यूटीज किसी को याद भी नहीं होगा, फंडामेंटल राइट तो सबको याद होंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए जो भी है, तो सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं। हमारा स्टेट जो है सेक्युलर है, बाकियों के सेक्युलर हमारे सेक्युलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हमारा सेक्युलर कहता है 42nd अमेंडमेंट में ये जोड़ा गया है, भारत में 3 शब्द जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। सेक्युलर और 2 क्या है, आप अगर चाहे तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। द प्रीएम्बल सिक्योर ऑल द सिटीजन इंडियन लिबरल एंड बिलीव इन द फेथ ऑफ द वर्शिप। हमारा जो है रिलीजियस से जुड़ा हुआ है। सेक्युलर का मतलब है हमारा देश किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके नहीं है, जैसे पाकिस्तान ने ओनली फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, कहीं है ओनली फॉर क्रिश्चियंस, बट अपना इंडिया है, सब मिल बैठ के रहो भाई, सब अपना देश है, सब लोग साथ में रहेंगे, ठीक है। तो वैसा है, उसको कहते हैं सेक्युलर। स्टेट शैल नॉट डिनाई द पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लॉ के सामने ना, ये आर्टिकल 14 में आता है, राइट में इक्वालिटी, राइट टू द इक्वालिटी में, फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। अब लॉ के सामने कोई, हमारा लॉ ये नहीं कह सकता भाई तुम हिंदू हो तुम्हें ये दिया जाएगा, तुम मुस्लिम हो तुम्हें नहीं दिया जाएगा, नहीं। बिफोर लॉ एवरीवन इज इक्वल, चाहे वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन कोई भी हो, ठीक है। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी ऑल द सिटीजन्स मैटर टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आर्टिकल 16 में आता है, ठीक है। अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कुछ निकलता है उसमें सबको इक्वल चांस मिलता है, ठीक है। ऑल पर्सन आर इक्वल एंटाइटल्ड फ्रीडम ऑन द कॉन्शियसनेस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपैगेट द रिलीजन, आर्टिकल 25, ठीक है। तो हर एक इंसान को अपना आज़ादी है कि वो कोई भी धर्म माने, कोई भी धर्म प्रैक्टिस करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, 26 में आता है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन। कोई अगर अपने धर्म के प्रचार कर रहा है उस पर टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। नो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट। अगर सरकार के द्वारा कोई स्कूल बनाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, उसमें किसी विशेष जाति धर्म को लेकर शिक्षा नहीं दी जाएगी, ना उसका कोई बात होगी। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, ठीक है। कोई अगर सेक्शन है 29 के अंदर, कोई अगर सेक्शन है वो अपने पर्टिकुलर लैंग्वेज को कंजर्व करना चाहता है, कल्चर को कंजर्व करना चाहता है, वो कर सकता है। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश द एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। कोई भी पर्टिकुलर, आर्टिकल 30 में आता है, कोई भी पर्टिकुलर एक समूह है, सपोज उदाहरण स्वरूप एक पारसीज है, बहुत कम है, क्योंकि पारसी चाहेंगे हम अपने तरह से स्कूल बनाएंगे, कल्चर करेंगे, ठीक है, वो कर सकते हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट। द स्टेट इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। द स्टेट शैल एंड्यूवर टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, आर्टिकल 44, ठीक है, ये स्टेट कर सकता है, सबको एक ही नज़र में, एक ही सिविल कोड में रखेगा। Western concept of the secularism cannot a complete separation between the religion, the church, the state, politics. This negative concept of secularism is incapable in Indian situation where the society is multi-religious. Hence, the Indian Constitution embodied the positive concept of the secularism. वहाँ पर वेस्टर्न में ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है उनका, पर इंडिया में इसका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लेके इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, ठीक है। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, ठीक है, ये वही है, वोट देने का जो एज है वो 18 से बढ़ा के 21 कर दिया सबके लिए, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ पे कोई बंगाल से बिलोंग करता है, कोई पंजाब से, उसका वो वैसा कुछ नहीं, अपने यहाँ पे सिर्फ इंडियन है, ठीक है। कोई स्टेट का अलग उसका, जैसे अब यूएस में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर वो यूएस के भी नागरिक हैं और कहीं और के भी, कैलिफोर्निया वालीफोन का वहाँ के भी नागरिक, ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पे सिंगल नागरिकता है। इंडिपेंडेंट बॉडीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बॉडीज ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई सरकार वरकार किसी की दबाव नहीं है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सीएजी इंडिपेंडेंट है, यूपीएससी इंडिपेंडेंट है, स्टेट पब्लिक सर्विस इंडिपेंडेंट है, इनके ऊपर कोई नहीं, वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है भाई, संविधान ने उसको अधिकार दिया है कि जैसे फंडामेंटल राइट है ना, वैसे ही ये अधिकार दिया है कि भैया तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है, तुम अपना खुद का काम करो। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन होता है देश का जब क्या होता है ना, उसकी सरकार फेल हो जाती है कंट्रोल करने में सिचुएशन, ठीक है, तब इमरजेंसी आ जाती है, तब प्रेसिडेंट सब कुछ हो जाता है, प्रेसिडेंट शासन आ जाता है। इसमें कोई दूसरा जो है वो जैसे सरकार वर्ग का सब फेल हो जाती है, उनका कोई महत्व नहीं रहता, प्रेसिडेंट एक्ट में आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और उनके अंदर पावर हो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं इमरजेंसी। तो इमरजेंसी तीन तरह का होता है, एक नेशनल इमरजेंसी होता है, स्टेट इमरजेंसी होता है और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, ये जब युद्ध हो गया, बाहर से किसी ने अटैक कर दी, तो उसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है आर्टिकल 352 में। एक स्टेट इमरजेंसी होता है जिसमें प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट उस स्टेट का सब कुछ हो जाता है, तो उसके हिसाब से सब कुछ चलेगा, तो होता है स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। तो स्टेट इमरजेंसी होता है क्या है, अगर कोई स्टेट उसको काम करने में फेल हो गया, अपना सरकार बनाने में फेल हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर अभी फिलहाल एक स्टेट में हुआ था, आपको याद होगा शायद, ठीक है, अगर हो गया, महाराष्ट्र में हुआ था जब इलेक्शन हुई थी, तो जब फेल हो गया तो वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, प्रेसिडेंट का शासन लग जाता है। तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब देश का हिल जाए तो 360 के तहत ये आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ड्यूरिंग इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल, द स्टेट्स गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर, इट कवर्न, ठीक है, ये होता है। पर इसके इस समय हमारा सब कुछ राइट खत्म हो जाता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट रहता है इसमें, ठीक है, कौन सा नहीं रहता, कौन सा रहता है, कौन सारे राइट चले जाते हैं, फंडामेंटल में 2 सिर्फ रहते हैं 1920, ठीक है। 3 टायर गवर्नमेंट, ये तो आपको पता ही होगा, जो गांव का लोकल गवर्नमेंट है उसमें 3 टायर होता है, ठीक है, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने आपको याद रहेगा। Part 1 the Union and its territory, article number 1 to 4. Part 2 citizenship, article number 5 to 11. Part 3 fundamental rights, article 12 to 35. Part 4 DPSP, article 36 to 51. Part 4A is fundamental duties, 51A. Part 5 the Union government, 52 to 151, ठीक है। इसका चैप्टर 1 में है एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 2 पार्लियामेंट, चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी, चैप्टर 5 इज कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पार्ट 6 में आता है द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आर्टिकल 152 टू आर्टिकल 237। इसमें चैप्टर 1 में आता है जनरल, चैप्टर 2 में है एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 3 में है लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव, चैप्टर 4 में है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, चैप्टर 5 में है द हाई कोर्ट, चैप्टर 6 में है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। फिर आता है पार्ट 7 जिसमें आता है स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल डिलीटेड, इसको डिलीट कर दिया गया, आपको पता ही है, ठीक है, ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो पार्ट 8 में आता है द यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 239 टू 242, और फिर पार्ट 9 में आता है द पंचायत, आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 9A द म्यूनिसिपैलिटी, मतलब ये अमेंड हुआ था ना 73-74, वही वाला है। बट आर्टिकल पार्ट 9A द म्यूनिसिपैलिटीज, आर्टिकल 243P टू 243 ZG। आर्टिकल 9B में फिर आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 443 ZS टू आर्टिकल 443 ZT, ठीक है। आर्टिकल 10 में आ जाता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, आर्टिकल 244 टू आर्टिकल 244A। फिर आता है 11 में रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। फिर आता है 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, ठीक है, इसमें आता है आर्टिकल 264 टू 300A। फिर आता है आर्टिकल 13 में आ जाता है ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 301 टू आर्टिकल 307। फिर आता है पार्ट 14 में क्या जाता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, आर्टिकल 308 टू आर्टिकल 323, ठीक है। फिर आता है पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, आर्टिकल 323B। फिर आता है पार्ट 15 इलेक्शंस, आर्टिकल 324 टू 329। आर्टिकल फिर आता है 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 332 342। फिर आता है आर्टिकल 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, 343 टू 351। फिर आता है आर्टिकल 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल नंबर 352 टू 360। पार्ट आता है 19
मिसलेनियस है इसमें 361 टू 367, पार्टिकल पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368, पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशन ऑन स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 369 टू 392, आर्टिकल 22, ठीक है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेल्स आर्टिकल 393 टू 395, ठीक है। अब आर्टिकल सब किस किस में डील करता है ये आपको पता ही चल गया, और इसके बारे में डिटेल में इसके बाद जो है हम नेक्स्ट एक पार्ट में देखें, काफी लंबा था, हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब आगे चल के हम इसको देखेंगे जरूर से, और पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, ज्यादा मत करिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।